Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about ancient authority. तो आज हम इस पैराग्राफ में ancient authority के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम +2 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स ब्रिक्स बीट्स एंड बोन इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस के उसी में से एक पैराग्राफ है जिसका नाम है एंशिएंट अथॉरिटी। उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। एंशिएंट मतलब ओल्ड या पुराना। इसके बाद अथॉरिटी मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी एरिया या स्थान को गवर्न करता हो, रेगुलेट करता हो, वहाँ की प्रशासनिक चीज़ों को चलाने वाला यूनिट्स की बात, उस सेंस में अथॉरिटी का यूज किया जा रहा है। इट मीन्स एंशिएंट अथॉरिटी मतलब पुरानी गवर्नमेंट का यूनिट्स या कुछ वैसा इंस्टीट्यूशन जो चीज़ों को संचालित करता है। तो हम जानेंगे इसमें जानना क्या है कि इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस एक रहस्यमय, आज भी रहस्यमय बात है कि इतनी बड़ी इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस को कैसे गवर्न किया जाता था, कैसे उसके प्रशासनिक एक्टिविटी को संचालित किया जाता था, उसको उसके बारे में आज तक इवन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन और स्कॉलर एक कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह पाए हैं कि ऐसा कौन सा तरीका था या किस पैटर्न के जरिए वहाँ के प्रशासनिक चीज़ों को गवर्न किया जाता था। क्या वहाँ पर कोई मोनार्की था, राजा था, एम्पेरर था, बादशाह था जो सारे सेटलमेंट को सेंटर में बैठकर पूरा रेगुलेट करता था, या फिर कोई वैसा पद्धति था आज की तरह डेमोक्रेसी पर कि लोग ही अपने आपस में नेता चुनकर या डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के बेस पे वो चीज़ों को गवर्न करते थे। ऐसा क्या था आज तक वो कन्फर्मेशन से बता ही नहीं पाए हैं। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी गई है, समझी नहीं गई है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्या है, वहाँ पर था क्या, जितना भी हमारे पास एविडेंस है उसके बेस पे देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर कौन सी पैटर्न थी, किसके द्वारा, किस जरिए, किस पैटर्न के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा वहाँ के प्रशासनिक चीज़ों को गवर्न किया जाता था। क्या वहाँ कोई राजा था? तो एंशिएंट अथॉरिटी वही बोलता है। चलिए चलकर देखते हैं। बोलता है इंडिकेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड आर क्लियरली विजिबल इन IVC इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस। बोलता है कि जब आप इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस के जितने भी सेटलमेंट है सबको आप स्टडी करने के बाद एक चीज़ वहाँ पर आपको पता चलेगा, जितने भी आर्टिफैक्ट है सबको देखने के बाद, कि वहाँ पर कोई एक सेंटर में कोई अथॉरिटी बैठा हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जा रहा है, और लिए ही नहीं जा रहा है, उस डिसीजंस को कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जा रहा है, उसको लागू भी कर रहा है, इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। इट मीन्स कि सेंटर में कोई अथॉरिटी, कोई व्यक्ति बैठा है, कोई गवर्नमेंट है, वो कानून बना रहा है और जितने भी सेटलमेंट हैं इंडियंस वैली सिविलाइजेशन में हर जगह पर उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको लागू कर रहा है। ऐसा देखने को मिलता है। अब ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो इसके पक्ष में वो प्रमाण क्या देते हैं, किस बेस पे ऐसा कह रहे हैं वो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि इन प्रमाण के जरिए वो बोलते हैं कि ऐसा कोई सेंटर में लगता है कि ऐसा सेंटर में कोई व्यक्ति बैठा है और रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है और हर जगह उसको लागू कर रहा है। बोलते हैं पॉटरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट, मतलब जितने भी आर्टिफैक्ट यानी सामान वहाँ मिले हैं सब क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के हैं। अब देखते हैं कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जा रहा है। जैसे पॉटरी कहीं भी इंडियंस वाली सिविलाइजेशन से किसी भी सेटलमेंट में, चाहे बड़ा हो या स्मॉल हो या बिग हो, हर जगह, चाहे वो जम्मू से लेकर गुजरात तक, कहीं भी जो पॉटरी मिल रहे हैं सबका पैटर्न एक है। पैटर्न एक से मतलब सबका बनाने का तरीका, स्टाइल एक जैसा है। तो हर जगह ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी सेंटर में बैठा हो, उसने बोला है, उसने ऑर्डर दिया है कि आपको हर जगह बर्तन एक जैसी होनी चाहिए। इट मीन्स ऐसा लगता है कि कोई एक जो अथॉरिटी हर चीज़ को रेगुलेट कर रहा है कि आपको ऐसे ही हर जगह पॉटरी, तो हर जगह बर्तन तो एक जैसे ही होनी चाहिए, तो वो हर जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो इसके बेस पे वो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई सेंटर में अथॉरिटी रही होगी जो चीज़ों को सिमिलैरिटीज़ करने में जोर दिया होगा। दूसरा है सील। आपको इंडियंस वाली सिविलाइजेशन के किसी भी सेटलमेंट में आप जब जाएंगे, देखेंगे चीज़ों को, स्टडी करेंगे, तो वहाँ आपको एक जैसा ही पैटर्न मिलेगा। सील यानी आपको मोहर के बनाने का जो स्टाइल है, कैसा
तो आपको जो सील होती थी उसके ऊपर में कोई लिपि में कुछ लिखा होता था, ओनर का टाइटल और नेम और लोगो। इसके बाद उसके जस्ट नीचे एक एनिमल का चित्र बनाया होता था, उसको चित्रित किया रहता था। और जितने भी सील मिले हैं, चाहे वो जम्मू में मिले या फिर गुजरात में मिले या पाकिस्तान में मिले या सिंध में मिले या पंजाब में मिले, हर जगह यही पैटर्न है। ऊपर कुछ लिपि में लिखा रहेगा और नीचे उसका एक एनिमल्स बनाया रहेगा। तो ऐसा लगता है कि कोई जो अथॉरिटी है उसके बेस पे बोलते हैं कि अथॉरिटी है जो चीज़ों को सिमिलरिटी करने पर ध्यान दे रहा है। यदि वो बोलते हैं कि यदि हर सेटलमेंट में अपनी अपनी गवर्नमेंट होती, सेपरेट गवर्नमेंट होती, तो थोड़ी सी आपको इनके बनाने के स्टाइल में थोड़ी डिफरेंस आती, विभिन्नता आती, असमानता आती। क्योंकि यदि हर जगह अलग अलग होती तो उनमें से कोई तो ऐसा होता जो दूसरे को कॉपी नहीं करता या वो अपने से दूसरों से अलग बनाने का प्रयास करता। कोई भी सेटलमेंट होता, कोई सिटी होता, कोई जो सिटी या शहर होता जो दूसरे को कॉपी न करके हम अलग बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि हर जगह समान मिलता है। ऐसा लगता है कि हर सेटलमेंट का राजा या एम्पायर अथॉरिटी एक ही है, तो वहीं एक जगह से नियम बन रही है और हर जगह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि आज से नोटबंदी, तो ऑल ओवर इंडिया में नोट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हायर अथॉरिटी हैं और वो जो कहेंगे वो चीज़ ऑल ओवर इंडिया में बंद भी हो गया था। यही वो अगर हर स्टेट के पास अपना पावर होता, अपने सेपरेशंस चीज़ें होती, तो वो उसके अपोजिशन में जाते कि नहीं, हम मोदी जी की बात क्यों मानेंगे, इट मीन्स, और वो नहीं मानते तो वहाँ पर नोटबंदी नहीं होती। लेकिन सारे स्टेट में नोटबंदी हो गई मोदी जी के कहने पर, क्योंकि मोदी इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी है, वहाँ से जो कहेगा वो हर सभी को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी एग्जाम्पल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस में, और देखिए कि हर जगह समान सील मिल रही है। इट मीन्स कोई समान व्यक्ति बैठा होगा मोदी जी की तरह सर पे वहाँ भी, और जो रेगुलेट करता होगा पूरे सेटलमेंट को। ये हाँ, और इसीलिए हर जगह समान पैटर्न से बना हुआ सील मिल रहा है, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति ही रूल करेगा तभी तो हर कोई मानेंगे, या अदरवाइज अलग अलग सेपरेशंस रहेगी, सेपरेट गवर्नमेंट रहती है यदि इन सारे सेटलमेंट में, तो कोई ना कोई तो अपोज करता ही, अगेंस्ट में जाता ही और नहीं मानता। तो ऐसा ना मानने वाली कोई प्रमाण तो मिलती नहीं, असमानता तो मिलती नहीं, डिफरेंसेस तो मिलती नहीं, समानता मिलती है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो ना हो वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो सारे सेटलमेंट को एज ए ट्रीट करती होगी, समान ट्रीट करती होगी, ठीक है, और उसको रेगुलेट करती होगी। नेक्स्ट चलते हैं वेट्स। जितने भी वेट्स मिले हैं, वेट्स यानी आपको वेट्स, चलिए आपको दिखाते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था वेट्स क्या है। तो वेट्स बेसिकली आपको देखिए, ये जो वेट्स है ये सारे क्या है, वेट्स हैं, इससे आपको तौला जाता था। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में भी सारे वेट्स है, ठीक है। और भी चीज़ों को आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। जो वेट्स होता था यहाँ पर, जैसे लोअर जो वेट्स होते थे वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते थे। जैसे एक वेट्स हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 6 है एंड 32 है। इसमें कुछ आपको एक सीक्वेंस दिख रहा हो, लास्ट में 12,800 है। तो जो पहले वाला का जो लास्ट वाला है वो दोगुना है, फिर 2 के 4 दोगुना है, 4 का 8 दोगुना है, 8 का 16 दोगुना है। ऐसे एक स्टैंडर्डाइज आपको यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कि हर जो पहले वाला से लास्ट वाला 2 गुना है। तो ये पूरी तरह पैटर्न बना हुआ था, और ये पैटर्न आपको ध्यान देना है कि ये एक जगह नहीं था, ऑल ओवर जितने भी जहाँ भी वो इंडियन वाली सिविलाइजेशन के चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी जगह हो, हर जगह आपको जो वेट्स का जो स्टैंडर्डाइज जो नियम कानून रूल एंड रेगुलेशन बनाने का है वो एक जैसा ही है। जो पैटर्न अभी जो मैंने आपको बताया वही पैटर्न से बना हुआ वेट्स आपको लोथल में भी मिलेगा, वही पैटर्न से बना हुआ वेट्स आपको कालीबंगा में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इसीलिए वो बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हो ना हो ये जो पैटर्न, क्योंकि यदि कोई कई राजा मिलकर या कई एम्पायर मिलकर, कई अथॉरिटी मिलकर यदि उस पर इंडियन वाली सिविलाइजेशन के पे गवर्न कर रहे होते तो सब में इन सब चीज़ों में विविधता मिलती, डिफरेंसेस मिलती, लेकिन डिफरेंसेस नहीं मिल रही है। इट मीन्स कि कोई एक ही व्यक्ति अथॉरिटी जो है जो पूरे चीज़ों पे रूल कर रही है, चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी और उसको गवर्न कर रही थी।
आगे चलते हैं, जो ब्रिक्स मिले हैं यहाँ पर, ब्रिक्स यानी जो ईंटें मिली हैं, ईंटों को भी अपना ही साइंस है यहाँ पर। ईंटों जो जितने भी ईंटें मिले हैं उनकी भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म से मतलब जो भी ईंट होते हैं, ईंट तो क्यूबिकल फॉर्म में ही होता है, इस तरह से ही होता है, इस तरह से होता है ईंट, है ना। तो इस तरह से जो सारे जो वो बड़े छोटे आपको आकार में तो साइज में मिले हैं, लेकिन सबका स्टैंडर्डाइज है, एक पैटर्न फॉलो किया गया। कैसे? उसमें पैटर्न ये फॉलो किया गया है कि जो इसका हाइट है, हाइट मान लेते हैं x, जितने भी ईंटें मिलेंगे चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबका हाइट के 4 गुना क्या होगा, आपको लंबाई होगा। उसी तरह आपको चौड़ाई 2 गुना होगा। तो ये सारे उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, तो वो हर जगह मिलेंगे इसी फॉर्म में, इसी पैटर्न में, चाहे लोथल, हर जगह इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि हो ना हो कोई एक अथॉरिटी रही होगी जो हर सभी चीज़ों को गवर्न और रेगुलेट कर रही थी। इसीलिए वो बोलते हैं कि हो ना हो आपको इसीलिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिया जा रहा है, उसको सफलता के साथ आपको उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। आगे चलते हैं। Uniformity in the bricks is a common from the Jammu to Gujarat, and it is the obvious that they were not produced at a कॉमन सेंटर। बोलता है कि और इतने सारे जो जगह हैं, हर जगह पर कोई कॉमन सेंटर आपको एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि जितने बड़ी सेटलमेंट है, इतनी सारी ईंटें हैं, इतने सारे ईंटों का प्रयोग किया होगा, अरबों खरबों ईंटों का प्रयोग किया होगा। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह पे सारे ईंटों को प्रोड्यूस किया बनाया गया हो? ऐसा नहीं, हर सेटलमेंट में अपना हर जगह पे उसको प्रोड्यूस करने का, बनाने का ईंटों का अपना सेंटर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मैंने जो पैटर्न बताया, यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। मतलब कालीबंगा में जो ईंट बन रही है वो यही पैटर्न फॉलो करेगी, आपको जम्मू में बन रही है यही पैटर्न फॉलो करेगी, आपको और भी अदर प्लेस में बन रही है यही पैटर्न फॉलो करेगी। तो इससे लगता है कि हाँ, कोई एक ही अथॉरिटी है जो चीज़ों को बहुत रेगुलेट करके सही डायरेक्शन में चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। आगे चलते हैं। For making bricks and for the constructions a large scale labor was mobilized। बोलता है कि इतने सारे ईंटों का प्रयोग किया गया है पूरे सेटलमेंट को बनाने में, घर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लार्ज स्केल पर लेबर यानी लेबर का प्रयोग किया गया होगा, लेबर का प्रयोग किया होगा चीज़ों को बनाने के लिए, ब्रिक्स को बनाने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और सारे लोग बनाएंगे, सारे लोग अपने अपने मन से ईंट बनाएंगे तो उसमें डिफरेंसेस आ जाएगी, असमानताएं आ जाएगी, उसके आकार के लेकर, उसके और भी चीज़ों को लेकर, शेप को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी ईंटें हैं सबका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। इससे लगता है कि कोई उनका ढांचा रहा होगा, उस ढांचा में ढांचा रहा होगा और वही ढांचा सारे व्यक्तियों को मिला होगा, ठीक है। कोई या फिर ऐसा रहा होगा कि आपको एक निश्चित व्यक्ति रहे होंगे कि 1000 व्यक्ति हैं, ये सिर्फ ईंट ही बनाएंगे और पूरी उनको प्रशिक्षित किया गया होगा उसको ब्रिक्स को या ईंटों को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए उसका। तो इस तरह से कुछ ऐसी अथॉरिटी रही होगी जो चीज़ों को गवर्न और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मूव करवा रही होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि हो सकता है एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो चीज़ों को गवर्न कर रही होगी। आगे चलते हैं। आल्सो लॉट ऑफ द सेटलमेंट वेयर सेट एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इसके साथ ही साथ और भी ये सब क्या है, हम आप एविडेंस दे रहे हैं जिसके बेस पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं आपको कि हाँ, एक सेंटर में कोई ऐसी अथॉरिटी थी जो चीज़ों को गवर्न कर रही थी। तो यहाँ पर एक और आपको एविडेंस है कि आल्सो लॉट ऑफ सेटलमेंट वेयर सेट एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। बहुत सारे ऐसे शहर बने पड़े थे जो आपको जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रही थी उसी के पास में ही बसाया गया था। आपको पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशंस किया था, जैसे आपको नागेश्वर, बालाकोट, ये सब चीज़ें अपने अपने क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए फेमस था। जैसे आपको चानूदारो भी हो गया। नागेश्वर एंड बालाकोट जो था वो अरेबियन सी के निकट बसा हुआ है और यहाँ पर सैल का उत्पादन किया जाता है, सैल का प्रोडक्शंस किया जाता है। सैल यानी शंख, और सैल कहाँ से मिलता है? समुद्र से उसको सैल को निकाला जाता था, उसे बैंगल या फिर लेडल्स वगैरह बनाई जाती थी। तो इसीलिए, क्योंकि सैल मिल कहाँ से रही है? समुद्र से, और इसीलिए इन दोनों को कहाँ बसाया गया, सेटलमेंट किया गया, इनको स्थापित किया गया शहरों को तो समुद्र के किनारे, ताकि आसानी से
आपको सेल को लिया जा सके, एक्सेस किया जा सके, और ताकि ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बच सके, खर्चा बच सके। तो इतनी ज़्यादा सोच समझ के साथ, इतनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपको जहाँ रॉ मटेरियल मिल रही है वहीं पर शहर को बसाया जा रहा है, ये ऐसा संभव तो है नहीं। तभी संभव है जब कोई हायर अथॉरिटी विद द विवेक के साथ, विद द चीज़ों को मैनेज करते हुए, चीज़ों को अपने ढंग से प्लानिंग के साथ चीज़ों को जब सेटलमेंट करेगा तभी संभव है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब इतने चीज़ों व्यवस्थित मिल रही है, बहुत दिमाग के साथ चीज़ों को किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ, तो हो ना हो कोई अथॉरिटी रही होगी सेंटर में। आगे चलते हैं, आगे है तो एंशिएंट अथॉरिटी, इसलिए सो नेचुरल क्वेश्चंस अराइज, इसीलिए बहुत सारे नेचुरल्स आप लोग को जो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस उठती है कि ऐसा क्यों रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस उठता है जिसको हम सॉल्व करेंगे। पहला, हु ऑर्गेनाइज ऑल दिस, इतने सारे जो आपको सेटलमेंट के बारे में बताया, इतने व्यवस्थित तरीके से जो किया गया था, आखिर कोई ना कोई ये क्वेश्चन तो उठता है ना, आपके मन में भी उठता होगा कि कैसे, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता होगा भाई, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता होगा। इसके अलावा हु टुक ऑल दिस डिसीजंस एंड हु टुक ऑल दिस डिसीजन, इतने बड़े बड़े डिसीजंस ताकि हर जगह वेट्स या फिर सील्स वगैरह एक पैटर्न में ही मिले, ब्रिक्स एक पैटर्न में ही मिले, या ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता होगा। या शहरों को आपको इस्टेब्लिशमेंट करने के हो तो उसके जहाँ रॉ मटेरियल मिल रही है उसके निकट ही इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ऐसे बड़े बड़े डिसीजन कौन लेता होगा। हु टुक ऑल दिस डिसीजंस। इसके अलावा वाई पीपल अवॉइड दिस डिसीजन, चलो मानते हैं कोई डिसीजन ले रहा होगा, तो इतनी सारे बड़े संख्या में जो मास पॉपुलेशन थी वो क्यों मान रहा था, वाई पीपल अवॉइड क्यों मान रहा था, इट मीन्स इससे क्यों मान रहा था, कुछ ना कुछ तो रीजन्स होगा, उसके रीजन्स हम जानेंगे। एंड दस अवर क्वेस्ट फॉर सोर्स ऑफ द पावर एंड ऑथोरिटी इन द इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस बीइंग। तो चलिए चलते हैं, इस तरह से हम अब खोज शुरू करते हैं कि ऐसा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं कि अब खोज शुरू करते हैं कि हु ऑर्गेनाइज, कौन ऑर्गेनाइज किया था, एंड हु टुक ऑल, इस सब सारे डिसीजन कौन लिया था, एंड वाई पीपल ऑवे दिस डिसीजंस, और जो लोग थे क्यों मान रहे थे उसके बातों को। यदि कोई डिसीजन ले भी रहा है तो उसके सारे लोग क्यों मान रहे हैं, आपको इसलिए मान रहे होंगे कि कोई उनका राजा रहा होगा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। चलिए चलकर आगे स्लाइड्स में देखते हैं। हाँ, आगे है फ्रॉम द वाट एवर वी हैव फाउंड वी गेट नो कंक्रीट एविडेंस ऑफ सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। बोलता है कि हमने फ्रॉम वाट एवर वी हैव फाउंड, हमने जितने भी चीज़ों को खोज किया या रिसर्च किया उन सब में हमें वी गेट नो कंक्रीट, हमें कोई ठोस एविडेंस प्राप्त हुआ ही नहीं जिसके बेस पे हम कह सकें कि वहाँ पर कोई अथॉरिटी, वैसा कोई सेंटर अथॉरिटी रही होगी। क्योंकि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें बात की उसके बेस पे लग तो रहा है कि हाँ, आर्कोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है पढ़कर या फिर स्टडी करके कि हाँ कोई ऐसा रही होगी, तभी इतना सिमिलरिटी मिल रही है हर चीज़ों में। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं मिली ना कहीं लिखी हुई या फिर और भी कुछ जिसके कंफर्मेशन के साथ ये कह सके कि हाँ अथॉरिटी रही होगी। अभी भी तो कन्फ्यूजन है ना हमारे पास, आपके पास। तो वही बोलता है कि कोई से कॉन्क्रीट जो है या एविडेंस नहीं मिला जिसके बेस पर हम कंफर्मेशन के साथ कह सके कि ऐसा ही रहा होगा या सेंट्रल अथॉरिटी ही रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन एक फिर भी एक एविडेंस मिलता है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं, एक बहुत ही पुख्ता एविडेंस कह सकते हैं आप। ए स्टोन्स स्टैचू हैव बीन फाउंड एंड इट हैज़ बीन लेबल्ड प्रिस्ट किंग। बोलता है एक स्टैचू मिली है, मूर्ति मिली है जो बेसिकली जिसे प्रिस्ट किंग कहा जा रहा है और पूरी तरह लेबल्ड है, यानी वो पूरी तरह स्टैंडर्डाइज है, एक सिस्टम में है। तो चलिए चलकर देखते हैं वो कैसा आपको स्टैचू है। आगे बोलता है सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी एंड नो रूलर एंड ऑल पीपल एंजॉय इक्वल स्टेटस। तो देखते हैं कि एक जो आपको एविडेंस मिला है, एक स्टोन का बना हुआ मूर्ति मिला है जिससे प्रिस्ट किंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्यों क्या कहा जा रहा है, चल के देखते हैं। ये मूर्ति है प्रिस्ट किंग। क्या है कि यहाँ पर कोई एविडेंस मिल नहीं रहा था जिसके बेस पे, मतलब ठोस एविडेंस मिल नहीं रही थी जिसके बेस पे कहा जाए कि हाँ यहाँ पर कोई किंग रहा होगा या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो रूल कर रही होगी। अब नहीं मिल रही थी तो एक बाद में एक ये स्टैचू मिला, जो स्टैचू मिला, और इसमें ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में स्टैचू है। इसको पूरी अच्छी से देख लीजिए, ये पूरा देखिए, पीछे वाले पोर्शंस भी आप देख सकते हैं।
इस स्टैचू को देखकर आपको क्या लग रहा है? स्टैचू को ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत संपन्न घर से, मतलब संपन्न क्लास से रहा होगा, कोई संपन्न इस जो व्यक्ति की स्टैचू बनी है जो इंडियंस वाली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, कोई सी संपन्न व्यक्ति या फिर कोई वैसा रूलर्स क्लास की व्यक्तियों का या पीपल्स का स्टैचू लग रही है, क्योंकि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज में है। देखिए ऊपर मुकुट जैसा कुछ ऊपर बांधा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूरी मुँह, इनकी मूछ दाढ़ी भी शेप में है, बहुत अच्छे ढंग से हट्टे कट्टे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ पहना भी है। इसके अलावा आप जो ये वस्त्र पहना है इसमें भी फूल कसीदा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ बनाया गया है। देखिए पीछे वाले पोर्शन देख लीजिए, इधर से कुछ बांधा है तो दिख रहा है। मतलब इसको देख के लग रहा है कि हाँ कोई वैसा बहुत ही संपन्न से या फिर कोई वैसा क्लास के व्यक्ति का ये मूर्ति है जो रूलर क्लास का हो, जो डोमिनेंस रखता हो सोसाइटी में या फिर अपना प्रभाव रखता हो, वैसे व्यक्तियों का एक चित्र या मूर्ति या स्टैचू लग रही है। तो इसीलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा, क्योंकि कुछ और भी प्रमाण मिल नहीं रही थी, तो इसी के समकालीन जो आपको सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, वहाँ पर प्रीस्ट यानी जो पंडित लोग थे वो राज करते थे। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत था वहाँ की प्रशासनिक चीज़ों को संचालित करने में, रेगुलेट करने में, गवर्न करने में। इसीलिए और इसी के समकालीन थी, व्यापार भी दोनों के था, यहाँ से भी वहाँ कुछ भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट और आयात निर्यात भी था। तो इसीलिए जब वहाँ पर कोई पंडित रूल कर रहा है, प्रीस्ट किंग वहाँ भी होता था, तो ये भी कुछ थोड़ी पंडित टाइप का, प्रीस्ट टाइप का लग रहा था। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट इसको बोल दिए प्रीस्ट किंग, इसलिए वो क्या बोल दिए, प्रीस्ट बोल दिए। और क्योंकि रूल कर रहा था या हायर क्लास के लग रहा है तो इसको प्रीस्ट किंग बोल दिया है। कि इसके बोलने का दो बेस था, एक तो मेसोपोटामिया से कंपैरिजंस करके बोला गया और दूसरी इसकी आपको कंडीशंस को देखकर, इसकी कंडीशंस यानी इसको स्ट्रक्चर, इसको बनावट से लग रहा है क्योंकि प्रीस्ट होगा या पुजारी होगा, तो इसके बेस पे कहा गया कि हो सकता है क्योंकि सेंटर में कोई अथॉरिटी बैठी होगी जो प्रीस्ट होंगे, प्रीस्ट यानी पुजारी होंगे, वही चीज़ों को गवर्न कर रहे होंगे पूरे सेटलमेंट को मेसोपोटामिया की तरह। तो ये चीज़ आपको एविडेंस के बेस पे लोग बोलते हैं। आप फिर से वहीं चलते हैं हम जहाँ पर थे। तो आगे बोलता है ये, तो इसके आर्कियोलॉजिस्ट एक प्रमाण देते हैं, एविडेंस देते हैं कि हाँ इसके बेस पे प्रीस्ट किंग वो रूल करते हुए थे, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी में थे। और इसके बेस पे कहता है कि हाँ सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी रही होगी जो चीज़ों को गवर्न किया जाता है। अब देखते हैं, अब यहाँ से ये तो हो गया, अब और भी जो क्योंकि इसके बेस भी तो आप कन्फर्मेशन से तो नहीं कर सकते ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला है ना। जैसे मेसोपोटामिया क्या है, उसका लिटरेचर मिल गया है। अब जब लिटरेचर मिल गया, वहाँ के बुक्स मिल गए हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे टैबलेट मिला है, क्ले टैबलेट मिला जिस पर विद द क्लियरिटी के साथ लिखा है कि हाँ यहाँ पर प्रीस्ट किंग रूल किया करते थे, या मंदिर के आसपास पूरे सेटलमेंट इर्द गिर्द घूमती थी। तो लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिली है ना, तो इन सब के बेस पे हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं ना। आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन अनुमान ही, स्कॉलर अनुमान ही लगा रहे हैं कि ऐसा रहा होगा, मूर्ति मिली, मूर्ति पर लिखा तो नहीं है कि प्रीस्ट किंग का मूर्ति है, ऐसा तो नहीं है। तो अब यहाँ से हम जानेंगे कि और भी जो हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि सबका अपना अपना विचार है, तो और भी हिस्टोरियन क्या कहते हैं इसके बारे में कि सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं थी। अब इसमें थोड़ी सी वाद विवाद टाइप का है, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, विचार देंगे, ठीक है। यहाँ से बोलता है सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव ओपिनियंस that Harappan society had not ruler and all people enjoy the equal status। यहाँ फोकस कीजिए, इक्वल स्टेटस बोलते हैं। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट वो हैं जो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही होगी, वहाँ पर ऐसा रहा होगा कि जो हड़प्पन सोसाइटी है वो वहाँ पर सारे पीपल स्वतंत्र रहे होंगे, उनका कोई राजा नहीं रहा होगा, सब स्वतंत्र और सब इक्वल स्टेटस, मतलब सब समान रूप से रहे होंगे, सब एक दूसरे से कोई डिफरेंस नहीं होगा, इक्वल स्टेटस एंजॉय कर रहे होंगे। इट मीन्स कि सब अपना अपना खुद का राजा है, सब अपना अपना लोकतंत्र में जैसे होती है, सब अपना खुद का राजा है, सब कोई किसी पे कानून बनाकर थोपेगा नहीं, मतलब कोई वैसा आपको अथॉरिटी नहीं थी, सब स्वतंत्र थे, सब अपने ढंग से चीज़ों को रेगुलेट करने के, अपने लाइफ को खुद ढंग से अपने ढंग से चलाने को लिए स्वतंत्र थे। उसी को बोला था इक्वल स्टेटस, सबको आज़ादी थी।
जो मन सो करने का। तो कुछ सम आर्कियोलॉजिस्ट इस टाइप का ओपिनियन देते हैं। कुछ बोलते हैं सम फील दैट देयर वाज नो वन बट सेवरल रूलर बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं रहा होगा। तो फिर कैसा रहा होगा? उनका कहना है कि जितने भी सेटलमेंट मिली है सबका अपना अपना किंग रहा होगा, सबका अपना अपना ऑथोरिटी रही होगी जो वहाँ की प्रशासनिक चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होगा, चीज़ों को संचालित कर रहा होगा। जैसे मेसोपोटामिया, मोहनजोदारो हैड ए सेपरेट रूलर, मोहनजोदारो के पास अपना किंग या रूलर रहा होगा। उसी तरह हड़प्पन हैड हिज ऑन, हड़प्पा के पास अपना उसका किंग रहा होगा, अथॉरिटी रही होगी जो वहाँ की चीज़ों को गवर्न कर रहा होगा। इसके अलावा सो ऑन, जितने भी अदर भी सेटलमेंट हैं उनके पास भी अपना क्या रूलर रहा होगा जो चीज़ को गवर्न कर रहा होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अपने अपने विचार देते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब किसी चीज़ का लिपि नहीं पढ़ा जाता है तब तक कन्फर्मेशन के साथ किसी भी सिविलाइजेशंस का जो सबसे सही तरीका है जानने का, वहाँ की लिपि स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है, लिटरेचर को पढ़ना होता है। वो यहाँ पढ़ा नहीं गया है तो हम कन्फर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। अब जब कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकते तो अनुमान ही लगाएंगे। जो चीज़ आपको मटेरियल्स मिलेगी या फिर वो यूटेरियन हो या फिर कुछ भी किसी भी टाइप के लग्जरी मटेरियल हो, यूटिलिटेरियन मटेरियल हो, उसके बेस पे ही लगाएंगे। और अब जब अनुमान लगा रहे हैं तो अनुमान सारे आर्कियोलॉजिस्ट एक तो है नहीं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सब अपना अपना विचार देंगे कि नहीं ऐसा ना ऐसा रहेगा, वो उसके बात को काटेगा, वो उसको बात को काटेगा, सब अपनी अपनी विचार देंगे, ओपिनियन देंगे। इसी तरह बहुत सारे ओपिनियन आ गए हैं जो अब सबका चीज़ों को मैंने बताया कि कुछ ए कह रहा है, कुछ ओ कह रहा है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। ये आपको देख लीजिए, ये तो मैं आपको दिखाई दिया था, इस चीज़ को फिर से देख लीजिए ढंग से। ये सारा जो प्रीस्ट किंग इन्हीं को कहा जा रहा है कि ये प्रीस्ट किंग है। किसके बेस पे कहा जा रहा है? तो बेसिकली उन लोगों के बेस पे, और मेजॉरिटी कह रही है कि प्रीस्ट किंग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट जो स्लाइड से बोलता है कि बट सम से दैट इट वाज ए सिंगल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एविडेंस ऑफ प्लान सेटलमेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ब्रिक्स। यहाँ पर अब बोलता है, लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि मानते हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अपनी अपनी ओपिनियन दी हैं, लेकिन मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट मेजॉरिटी में क्या मानते हैं, किस विचार को मानते हैं कि ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन है, बोलता है सम से, लेकिन कुछ कहते हैं कि बट इट वाज ए सिंगल स्टेटस से एंड दैट बेसिस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी मतलब वहाँ की जो समानता जो दिख रही है हर चीज़ में, एक जैसा चीज़ दिख रही है, उसके बेस पे जो आर्टिफैक्ट मतलब जो वस्तुएं मिल रही है उसके समानता के बेस पे, फिर एविडेंस ऑफ द प्लान सेटलमेंट, जो प्लान के तहत जो सिटी को बनाया गया है नियोजित तरीके से, उसके बेस पे, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स ईंटें हैं उसकी स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म है, एक जैसा पैटर्न पे बनाया गया, उसके बेस पे ऐसा लगता है, ऐसा कहा जा सकता है कि एज ऑफ नाउ लास्ट थ्योरी कौन था? तो लास्ट थ्योरी कौन था? पीछे चलते हैं, लास्ट थ्योरी के पास चलते हैं। लास्ट थ्योरी, तो लास्ट थ्योरी ये था लास्ट थ्योरी। इसके बेस पे कि कोई एक प्रीस्ट किंग रहा होगा। तो आपको मेजॉरिटी जो लोग हैं कि एज ऑफ नाउ लास्ट थ्योरी सी मोस्ट plausible because it seems unlike that entire communities had together taken such complex decisions। बोल रहा है कि और ये पूरी चीज़ों को लास्ट में एक कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि जो एंटायर कम्युनिटीज़ थी वो आपस में मिलजुल कर क्या एक साथ आकर वो जो इतनी बड़े बड़े डिसीजन ले रही होगी, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिया जा रहा होगा, मिलजुल कर ले रहे होंगे कि वो जैसे आपको वेट्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिली है, इस हर जगह एक जैसा मिल रहा है। तो वैसे बड़े बड़े जो डिसीजन हैं कि एक जैसा ही ब्रिक्स बनाया जाए, एक जगह ईंट बनाया जाए, वेट्स बनाया जाए, सील बनाया जाए, ऐसी जो बड़ी बड़ी डिसीजंस हैं वो सब एक दूसरे से मिलकर ले रहे होंगे। इट मीन्स कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो चीज़ों को मिलजुल कर सब राय सब से लेकर कुछ ऐसा किया जा रहा होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपको इस स्लाइड्स में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो चीज़ें मिल रही है वो क्या था,
और किस तरह से चीज़ें वहाँ के प्रशासनिक या अथॉरिटी चीज़ों को काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, किस तरीके से कर रही थी चीज़ों को मैंने क्रम बाई क्रम बताया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अपनी ओपिनियन देते हैं स्पेशली इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जब अगले वीडियो में आएंगे तो हम फिर से आपको एंड ऑफ द सिविलाइजेशन शुरू करेंगे। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।